दिल्ली 22 जुलाई 2025 मंगलवार। पंजाब केसरी संपादकीय आदित्य नारायण चोपड़ा जी का लेख है। और भैया, जहर उगलता बांग्लादेश। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस और उनके मंत्री तो भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल ही रहे थे कि अब कट्टरपंथी ताकतें भारत के विरोध में लगातार विष फैला रही है। बांग्लादेश की नवगठित नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रमुख और पाक परस्त युवा नेता सरजीस आलम ने एक रैली में एक तरह से धमकीपूर्ण लहजे में कहा कि इस देश में किसी भी विदेशी समर्थक के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसलिए भारत के आधिपत्य का विरोध जरूरी है। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट में छात्रों की बड़ी भूमिका रही है, इसलिए छात्र संगठनों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश इस समय कट्टरपंथी ताकतों के हाथों में खेल रहा है। पाकिस्तान, चीन और तुर्की प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से बांग्लादेश युवाओं और छात्रों को एक कट्टरपंथी वैचारिक सोच के लिए की ओर मोड़ने का अभियान चलाए हुए हैं। 2 महीने पहले तुर्की समर्थित एक इस्लामिक संगठन सल्तनत-ए-बांग्ला ने एक विवादास्पद नक्शा जारी किया था, जिसमें भारत के बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पूरे उत्तर राज्यों को ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया था। इससे पहले मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि यह अभियान बांग्लादेश की नई पीढ़ी को कट्टरपंथी दिशा में मोड़ने की सुनियोजित कोशिश है। इससे पहले भी मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार से जुड़े कई लोगों ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर दावा जताया था। 2024 में बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार बनने के बाद तुर्की और बांग्लादेश के बीच संबंधों में अचानक से तेजी आई है और तुर्की ने बांग्लादेश को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया है और तुर्की की सत्तारूढ़ पार्टी AKP से जुड़े कई इस्लामिक एनजीओ वहां सक्रिय हो रहे हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस रणनीतिक निकटता में एक प्रमुख कड़ी के रूप में कार्य कर रहा है। ग्रेटर बांग्लादेश की अवधारणा और तुर्की की सत्तारूढ़ पार्टी AKP से जुड़े कई इस्लामिक एनजीओ वहां सक्रिय हो गए हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस रणनीतिक निकटता में एक प्रमुख कड़ी के रूप में कार्य कर रहा है। ग्रेटर बांग्लादेश की अवधारणा एक कट्टरपंथी
विस्तारवादी सोच को दर्शाती है, जिसमें बंगाली भाषी क्षेत्रों को एक राष्ट्र में मिलने का सपना देखा जाता है। इससे भारतीयों के पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और म्यांमार का अराकान क्षेत्र शामिल है। हालांकि यह विचार बांग्लादेश को मुख्य धारा में स्वीकार्य नहीं है, लेकिन समय समय पर इस्लामी समूहों और सोशल मीडिया पर यह भी उभरता रहता है कि पिछले साल दिसंबर 2024 में यूनिस सरकार के एक करीबी सहयोगी महफूज आलम ने एक ऐसा ही नक्शा सोशल मीडिया पर साझा किया था, जिसमें भारतीय राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया था। भारत ने इस पर तीखी आपत्ति जताते हुए ढाका को कड़ा विरोध दर्ज कराया था। अब जब तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों की मिली भगत से बांग्लादेश की धरती पर भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ रही है, तो भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने इस घटनाक्रम को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। भारत के लिए चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसी संवेदनशील जगहों की सुरक्षा और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और तुर्की भारत के प्रत्यक्ष दुश्मन की भूमिका में थे, जबकि चीन ने पाकिस्तान को हर संभव मदद करते हुए उसे सैटेलाइट और अन्य माध्यमों से खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई कि भारत की सैन्य तैयारी कहाँ और कैसी है। अब यह साफ हो चुका है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन का त्रिकोणीय भारत के लिए चुनौती पैदा करने का रहा है, यानी भविष्य में भारत को तीनों से लड़ना पड़ सकता है। चीन पाकिस्तान को अपने हथियार बेच रहा है और तुर्की ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक ड्रोन दिए हैं। पिछले महीने 19 जून को बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी, जिसमें सार्क जैसा संगठन बनाने पर भी विचार हुआ। पाकिस्तान पहले ही चीन के कर्ज में डूबा हुआ है और बांग्लादेश में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय सेना के शीर्ष कमांडरों ने तीनों के गठजोड़ को भारत के लिए खतरनाक करार दिया है। विश्व बैंक का अनुमान है कि पाकिस्तान को चीन का कर्ज चुकाने में 40 साल से ज़्यादा समय लग सकता है। इसी स्थिति का फायदा उठाकर दक्षिण एशिया में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। बांग्लादेश चीन के कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। शेख हसीना के कार्यकाल के 15 वर्ष बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए स्वर्णिम वर्ष रहे। लंबे समय तक बांग्लादेश को दक्षिण एशिया में आर्थिक प्रगति का एक साधारण उदाहरण माना जाता रहा है। इसने रेडीमेड गवर्नमेंट धन प्रेषण, गरीबी उन्मूलन, मानव संसाधन विकास और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में दुनिया में अपनी पहचान बनाई। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, व्यापार प्रभावित हो चुका है, बैंकों और वित्तीय खाता धारकों की दर में भी तेजी से घट रही है। मोहम्मद यूनुस चीन और पाकिस्तान से रिश्ते बनाकर बांग्लादेश की स्थिति सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बांग्लादेश की चीन पाकिस्तान से मिलकर गठजोड़ की कोशिश सफल नहीं होगी, क्योंकि तीनों में से कोई भी एक दूसरे के साथ सीमा साझा नहीं करता।
दोस्तों, दरअसल बांग्लादेश के सामने असली चुनौती इस पहल को लेकर अपनाने या इससे पीछे हटने में नहीं, बल्कि इसके दुष्परिणामों को संभालने में है। अगर भविष्य की सरकारें इससे दूरी बनाने का फैसला भी कर ले, तो भी कूटनीतिक नुकसान, खासकर चीन के साथ की भरपाई करना मुश्किल हो सकता है। इससे बांग्लादेश की विदेश नीति की दिशा में स्पष्टता की चिंताजनक कमी का पता चलता है। पिछले 15 वर्षों में भारत के साथ संबंध मजबूत हुए हैं, लेकिन असंतुलन यह लगातार के बिना नहीं, एक अधिक संतुलित राजनीति की ओर बदलाव की आवश्यकता लंबे समय से है, लेकिन इसे दूरदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए, न कि सीमित अधिकारों वाली अंतरिम सरकार के तहत जल्दबाजी में। ऐसा लगता है कि सीमित अधिकारों वाली अंतरिम सरकार के तहत जल्दबाजी में ऐसा लगता अंतरिम सरकार जल्दबाजी में है। चीन और भारत दोनों के साथ संतुलन बनाकर चलना कूटनीतिज्ञ कौशल का विषय है। कभी सत्यजीत रे का पैतृक घर तोड़कर या भारत के विरोध करने से ही बांग्लादेश मजबूत नहीं होगा। बांग्लादेश में लगी आग की लपटें अब दूर दूर तक पहुंच चुकी है। आतंकवादियों को संरक्षण देने और बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के विरोध में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। भारत सतर्क होकर किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए अपनी रक्षा तैयारी मजबूत कर रहा है, और साथ ही नए कूटनीतिक विकल्पों की तलाश भी कर रहा है। बांग्लादेश की भी यह वही हर्ष होगा जो चीन के कर्ज जाल में फंसे श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान का हो रहा है। भारत रणनीतिक कौशल से आगे बढ़ रहा है और बांग्लादेश में अराजकता फैल रही है। यही अराजकता उसे ले डूबेगी। दोस्तों, जहर उगलता बांग्लादेश अच्छा लेख है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए। दोस्तों, हौसला बढ़ाते रहिए।